वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, और इन वास्तविक संख्याओं में हम विशेष रूप से लेने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं को। पिछली कक्षाओं तक आपने परिमेय संख्याओं के बारे में ढंग से पढ़ा है और ढंग से संक्रियाएं भी सीखी है। परिमेय संख्याओं के विभिन्न गुणधर्म पढ़े, संवृत्ता, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, वितरकता, इन सभी गुणधर्मों को देखा है। आपने देखा था कि परिमेय संख्याओं में योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, इन सभी संक्रियाओं में अगर केवल जीरो को हटा दिया जाए, भाग में से केवल जीरो को हटा दिया जाए, तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या पर अगर कोई संक्रिया लगाते हैं हम, चाहे परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या मिलती है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या माइनस करेंगे तो भी परिमेय संख्या मिलती है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो भी परिमेय संख्या मिलती है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं, यहां केवल अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो भी हमें परिमेय संख्या मिलती है। हमने ये सारे गुणधर्म वहां सीखे हैं, और अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को अगर अपरिमेय संख्याओं के साथ संक्रिया करवाई जाए तो क्या मिलेगा। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर क्या मिलेगा, क्या सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगी, देखते हैं। अगर हम √2 में √2 को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको 2√2 मिलता है, यानी एक अपरिमेय संख्या मिली है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर मैं √2 में से माइनस करूं √2 को तो मुझे मिलेगा 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। अगर मैं √2 में √2 का भाग दूं तो मुझे मिलेगा 1, ये भी एक परिमेय संख्या है। और अगर मैं √3 को गुणा करता हूं √3 से तो मुझे मिलेगा 3, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये होता है कि जब अपरिमेय संख्याओं में व्यवकलन संक्रिया, विभाजन संक्रिया, गुणन संक्रिया लगाई जाती है तो हमें सदैव परिमेय संख्याएं नहीं मिलती है। अब देखिए कैसे करते हैं इन अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं पर इन विभिन्न संक्रियाओं को। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह से हम इन अपरिमेय संख्याओं को सॉल्व करेंगे। इन अपरिमेय संख्याओं के साथ अगर संक्रिया करवाई जाए परिमेय संख्याओं की, तो जो प्राप्त संख्या है वो भी परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, देखते हैं। हमने लिए हैं कुछ एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है जिससे हमने 7 को गुणा किया है, ये एक अपरिमेय संख्या है जिसका भाग हमने एक परिमेय संख्या में दिया है, ये एक अपरिमेय संख्या है जिसमें किसी परिमेय संख्या को जोड़ा है, और ये एक अपरिमेय संख्या है जिसमें से हमने किसी परिमेय संख्या को घटाया है। तो इनको जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होती है, क्या वो अपरिमेय संख्या होती है? तो चलिए इसी चीज को देखते हैं कि वो संख्या कैसी संख्या होती है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर किसी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या की संक्रिया होती है तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस आपने भी देखी थी कि उनमें हमें परिमेय संख्या भी मिलती है, तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन जब भी किसी परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या के साथ संक्रिया होती है तो निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली संख्या अपरिमेय ही होती है। इसलिए जब भी आप अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या की कोई संक्रिया कराएंगे तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। इसलिए 7√3 को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। 7/√3 क्या होगी, अपरिमेय। √2 + 5 जो संख्या प्राप्त हुई है वो क्या होगी, अपरिमेय। और π-2 भी क्या होगी, अपरिमेय। कैसे, देखते हैं। ये लीजिए मेरे पास है 7√3, इसका मतलब क्या है, 7 × √3, और आप जानते हैं √3 का मान कितना होता है, 1.732। तो ये लीजिए 7 को गुणा करते हैं 1.732, और ये जानते हैं कि ये अनवसानी अनावृत्ति होता है, यानी अशांत अनावृत्ति। क्योंकि हम जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है, अनवसानी अनावृत्ति होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है, इसको हम 7 से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए लास्ट में भी निश्चित रूप से गुणा होते होते कुछ ना कुछ आएगा, तो हम यहां से गुणा कर देते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, फिर हासिल 2, 7 7 49 और 2 51 का 1 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12। यानी पॉइंट कहां लगेगा, आपने 3 संख्याओं के पहले लिया था तो ये लीजिए 3 के पहले, ये रहा हमारा पॉइंट, और ये डॉट 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 संख्याएं कुछ और भी आने वाली हैं। यहां हम ये पाएंगे
कि ये जो दशमलव प्रसार हमारा अशांत अनावृति था, अब भी क्योंकि 7 से गुणा करने पर प्रसार थोड़े ही बदल जाएगा, जी नहीं बदलेगा, क्योंकि सभी अंक 7 से गुणा हो रहे हैं। इसलिए प्राप्त प्रसार यानी 12.124 जो दशमलव प्रसार है ये भी अशांत अनावृति होगा। इसलिए ये 7√3 भी अपरिमेय संख्या ही होगी। अब देखिए 7/√3 का, तो ये लीजिए 7/√3। इसमें बटे में जो √3 है उसको मैं सोल्व करूं, क्योंकि वरना अगर मैं यहां 1.32 और डॉट 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 संख्या का ही पूरी का पता नहीं है तो उसका भाग कैसे दूंगा। तो इसे हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से गुणा भी कर देंगे और √3 से भाग भी दे देंगे। इससे क्या होगा, 7 गुणा हो जाएगा √3 से, ये इस प्रकार से, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। और अब हम 7√3 का मान यहां देख रहे हैं 12.124 और इसमें हम 3 का भाग दे सकते हैं। 3 का भाग देंगे कैसे, 3 चौक 12, पॉइंट 1 उतारा 0 बार, फिर 2 आ गया तो 3 चौक 12, फिर 4 है तो 3 एकम 3, और इस तरह से हमें आगे संख्या प्राप्त होगी। और ये जो दशमलव प्रसार है वो भी आपका अशांत अनावृति ही है, इसलिए 7/√3 भी यहां लिख दूं अगर आप यहां कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको दिख नहीं रहा है क्या है, तो ये 7/√3 ही है। तो 7/√3 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप देखिए √2 + 5 को, तो √2 + 5 आप जानते हैं √2 की वैल्यू क्या होती है 1.141, और ये अनावृत चलती रहती है, यानी अशांत अनावृति है, क्योंकि √2 अपरिमेय है। जब हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो सिंपली 5 यहां जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है 5.0, और आगे सभी 0 है, इसलिए यहां तो 0 ऐड होगा और 5 सिर्फ 1 में ऐड होगा, तो क्या मिलेगा 6.141 डॉट डॉट डॉट, और ये भी एक अशांत अनावृति दशमलव संख्या है, इसलिए √2 + 5 भी अपरिमेय संख्या होगी। और देखिए π-2 को, तो पाई आप जानते हैं अपरिमेय संख्या है, और इसमें से हम 2 माइनस करते हैं, पाई का मान कितना होता है, हम यूज करते हैं 3.14, आगे 5 भी होता है, लेकिन आप जितना भी लेना चाहें उतना ले सकते हैं। इसमें से हम माइनस करते हैं 2 को, तो जिस प्रकार से 5 ऐड हुआ उसी प्रकार से 2 का माइनस हो जाएगा 3 में से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 1.145 डॉट डॉट डॉट। और आप जानते हैं ये आगे वाली संख्याएं नहीं बदली है, तो जब ये पहले से ही अशांत अनावृति है तो अब भी अशांत अनावृति ही रहेंगी, इसलिए प्राप्त मान यानी कि पाई में से 2 को माइनस करने पर प्राप्त मान भी अशांत अनावृति है, यानी कि ये जो दशमलव प्रसार है वो भी अशांत अनावृति है, इसलिए हम कह सकते हैं कि π-2 भी अपरिमेय संख्या है। और सीधा सा मतलब एक है, आप इन्हें डायरेक्ट पहचानिए, क्या कि ये अपरिमेय संख्याएं किसी के साथ भी संक्रिया करती है, यानी किसी भी परिमेय संख्या के साथ, क्योंकि अपरिमेय से अपरिमेय की संक्रिया जरूर आपको परिमेय संख्या दे सकती है, वो सदैव अपरिमेय नहीं होती, लेकिन अगर किसी अपरिमेय में आप किसी परिमेय संख्या की संक्रिया करवाते हैं तो प्राप्त संख्या अपरिमेय ही होती है। ये जो अपरिमेय संख्या है सबको अपने जैसा बना लेती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ कि हम किस तरह से इन संक्रियाओं के आधार पर संख्याओं को पहचान सकते हैं कि हमारी प्राप्त संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय संख्या होगी। अब हम ये देखते हैं कि इन अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया कैसे की जाती है, यानी किस तरह से इनको जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूं। मैंने ये अपरिमेय संख्याएं ली और सेम ली है, तो देखिए कैसे जुड़ती है और कैसे घटती है, तो फिर इसके बेस पर हम आगे एग्जांपल्स में समझेंगे कि इन पर संक्रियाएं कैसे करनी है, क्योंकि संक्रियाएं सीखे बगैर आप आगे नहीं जा सकते, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। मजबूरी है आपकी, आप मान लीजिए कि इन्हें सीखे बिना आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए देखते हैं कि कैसे संक्रिया करते हैं। देखिए √3 में अगर मैं √3 को ऐड करूं तो दोनों एक जैसी चीज है कि नहीं, इसे मैं 2 तरीके से ऐड कर सकता हूं। एक तो ये कि मुझे दिख रहा है कि √3 और √3 दोनों सेम है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं। तो √3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचने वाला है, ये √3 जब बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 बचेगा। पता है ना क्यों? क्योंकि हर संख्या 1 से गुणा होती है, यानी हर संख्या के गुणा में हम 1 लिख सकते हैं और कितनी भी बार लिख सकते हैं। अगर आप इसको नहीं तो इसको समझिए, 5 × 1 बराबर क्या होगा 5,
5 इंटू एक इंटू एक इंटू एक बराबर भी आपको 5 ही मिलेगा। यानी किसी संख्या के गुणा में हम एक को कितनी भी बार लिख सकते हैं। फिर एक बार क्यों नहीं लिख सकते जब कितने भी बार लिख सकते हैं? तो इसलिए हर संख्या के गुणा में एक होता है और हर संख्या के भाग में भी एक होता है, यह आप जानते हैं। कैसे? 5/1 बराबर 5 ही होगा, 7/1 बराबर 7 ही होगा। यानी एक से अगर किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दो बातों को विशेष रूप से आप याद रखिए कि हर संख्या के गुणा में भी एक होता है और हर संख्या के बटे में भी एक होता है। इसका हम कभी भी यूज कर सकते हैं, जब चाहे तब। तो यहां हम यही देख रहे हैं कि जब √3 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? √3 से जो एक गुणा हो रहा था वो एक बचा, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब इस √3 को भी हमने जब बाहर कॉमन ले लिया तो यहां भी क्या बचेगा? एक, और फाइनल क्या मिलेगा? 2। एक और एक 2, तो ये तो लिखा 2 और ये गुणा हो रहा है √3 से, तो इसे हम लिखेंगे 2√3। और एक तरीका और है, सीधा सा हम हमारी भाषा में समझते हैं। क्या? ये 1√3 है, ये 1√3 है। क्यों? क्योंकि जब भी लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3√3। इसका मतलब कितना है कि ये √3 है, मतलब ये √3 3 बार है। अगर √3 को 3 बार ऐड करेंगे तो 1√3 प्लस 1√3 प्लस 1√3 कुल कितने √3? 3√3। इसलिए हम लिख सकते हैं 3√3। ठीक है? तो इसी प्रकार से यहां क्या लिखेंगे? 1√3 और 1√3 कितने हो गए? 2√3। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ये हमारा बेसिक रूल है, इसलिए ये बेस्ट है। और जैसे आप करना चाहें, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है और इजीली करनी है, तो इजीली आप √3 और √3 कितना हो गया? 2√3। अब चाहे ऐसे किया हो चाहे वैसे किया हो, क्योंकि यहां भी यही कह रहा है 1 + 1। तो लीजिए अब हम इसे देखते हैं कि √3 में से √3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? आप जानते हैं 1√3 में से 1√3 गया तो कुछ नहीं बचेगा। माइनस करने का मतलब यही तो है। सेम संख्या में से सेम संख्या को, यानी एक जैसी संख्याओं को अगर घटाया जाता है तो हमें क्या मिलता है? 0। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो लीजिए हम कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1। माइनस की जगह माइनस, इसको कॉमन लिया तो 1। इसी प्रकार से अब हम क्या देख रहे हैं कि ये √3 गुणा हो रहा है किससे? 0 से, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 0। तो आप चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए कि √3 में से √3 गया तो 0, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। अब √3 को √3 से गुणा करते हैं तो देखिए जोड़ और बाकी तो आपने देख लिया, कॉमन लेके हम कर सकते हैं, लेकिन गुणा में तो सिंपली गुणा कर दीजिए। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो इन अपरिमेय संख्याओं के गुणा में ध्यान क्या रखना है? रूट के अंदर वाली संख्या रूट के अंदर वाली संख्या से गुणा होती है और रूट के बाहर वाली संख्या रूट के बाहर वाली संख्या से गुणा होती है। यहां बाहर तो कोई संख्या है ही नहीं, तो लीजिए मैं बता देता हूं आपको। 2√3 को हम गुणा करते हैं 3√5 से। ठीक है? तो बाहर वाली संख्या को बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, अंदर वाली संख्या को अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे। कैसे? 2 को गुणा करेंगे 3 से, 2 × 3, और रूट के अंदर 3 भी है और 5 भी है तो इनको अंदर गुणा कर देंगे, 3 × 5। ये आपको ध्यान रखना है, अंदर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या गुणा होगी और बाहर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या गुणा होगी। तो आंसर क्या प्राप्त होगा? 2 × 3 = 6 और रूट में 3 × 5 = 15। तो ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। यहां क्या आंसर प्राप्त हो रहा है? सिंपली रूट के अंदर से अंदर संख्या है तो ये लीजिए 3 × 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? √9। क्लियर? और √9 को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 3। तो फाइनली √3 को √3 से गुणा करने पर हमें क्या मिला? 3। एक और अच्छी सी बात आपको बता देता हूं, याद रखिए आप, जब भी किसी रूट वाली संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। जैसे कि √2 × √2 बराबर 2 मिलेगा। इसी प्रकार से, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं √2 × 2 यानी कि √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। इसलिए डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए। √5 × √5 बराबर आपको 5 मिलेगा। √6 × √6 बराबर आपको 6 मिलेगा। √7 × √7 बराबर आपको 7 मिलेगा। √11 × √11 बराबर आपको 11 मिलेगा। इस बात को आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी सेम संख्या हो रूट में और दोनों गुणा हो रही हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा परिमेय संख्या। इस प्रकार से तो आप डायरेक्ट बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब √3 में √3 का भाग देंगे तो भी सेम यही होने वाला है, क्योंकि सेम संख्या से सेम संख्या में भाग दिया जाता है तो हमें 1 मिलेगा। आप चाहें तो इसे ऐसे सीख सकते हैं
कि √3/√3 भाग का यही मतलब होता है, √3 से √3 पूरा का पूरा कट गया और हमें 1 मिल गया। ठीक है, √3 एकम √3, √3 एकम √3, 1/1 का मतलब होता है 1। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल सी संख्याएं लेके आपको बताया, और अब थोड़ा सा जटिल संख्याएं भी ले लें और वास्तव में हम लेते हैं इस सवाल को और देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं के साथ क्या किया जा सकता है। हमें यहां पर दो संख्याएं दी हुई है और उन्हें जोड़ने के लिए कहा गया है। तो देखिए इन अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं। ये है 2√2 + 5√3, तो इन दोनों को मैं जोड़ के नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि जिस प्रकार x में x जोड़ने पर हमें 2x प्राप्त होता है, y में y जोड़ने पर हमें 2y प्राप्त होता है, उसी प्रकार आपने देखा कि √2 में √2 जोड़ने पर 2√2 प्राप्त होता है, √5 में √5 जोड़ने पर 2√5 प्राप्त होता है। लेकिन आप जानते हैं कि हम x में y को नहीं जोड़ सकते, यानी इसका सॉल्यूशन यही होगा। x और y को जोड़ना है तो हम उनके बीच में प्लस लगा के उसको ठीक इसी प्रकार से ही लिख सकते हैं कि x और y का योग क्या होगा, x और y का योग तो x + y ही होगा। y + z का योग क्या होगा, कि y + z, यानी y और z का योग क्या होगा, तो y और z को प्लस लगा के लिख देंगे कि यही होगा साहब y और z का योग। क्यों? क्योंकि सजातीय पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन जो विजातीय पद यानी जो सजातीय नहीं होते उन पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। सजातीय पद से तात्पर्य क्या है, ये x और y सजातीय नहीं है, x के साथ केवल x ही सजातीय है। अब हम ये मान सकते हैं कि 2x + 3x दोनों ही पद सजातीय हैं, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है। लेकिन आपको अगर 2x + 3y कह दिया जाए तो ये सजातीय नहीं है, यानी इस अचर संख्या की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं चर संख्या की। तो चर संख्या सजातीय होनी चाहिए, यानी एक जैसी होनी चाहिए। x में x ही जुड़ेगा, y में y ही जुड़ेगा, x में से x ही घटेगा, y में से y घटेगा। x में से अगर y को घटाना है तो x - y ही लिखना पड़ेगा। आप उसे घटा के सोल्व करके कोई एक संख्या नहीं लिख सकते। क्लियर? अब आप इसी चीज को यहां समझ लीजिए अपरिमेय संख्याओं में। √2 में √2 जोड़ा जा सकता है, √2 में से √2 को घटाया जा सकता है, लेकिन √2 में √3 नहीं जोड़ा जा सकता। √2 + √3 को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे कि √2 में √3 जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, कि √2 + √3 प्राप्त हुआ। इसको आप आगे सॉल्व करके नहीं लिख सकते। अगर √2 में से √3 घटाना है तो क्या मिलेगा, कि √2 - √3 मिलेगा, क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार चर राशियों में हम सजातीय पदों को ही जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसी प्रकार अपरिमेय संख्याओं में यानी रूट वाली संख्याओं में भी हम सजातीय यानी एक जैसी संख्याओं को ही जोड़ या घटा सकते हैं। √2 में √2 ही जुड़ेगा, √2 में से √2 ही घटेगा, लेकिन √2 में अगर 3 को जोड़ना है तो √2 + 3 लिखना होगा, √2 में से 3 को घटाना है तो √2 - √3 लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि √3 + √7, यानी √3 में √7 जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो बस यही मिलेगा। इसे आप आगे सॉल्व करके कोई एक संख्या नहीं लिख सकते। क्लियर? तो अब हम हमारे इस सवाल पर आते हैं और इन तथ्यों का उपयोग करते हैं। समझ बनाते रहिए और समझते रहिए। इस संख्या में मुझे इस संख्या को जोड़ना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि आप ब्रैकेट्स हटा दीजिए। ब्रैकेट्स हटा दीजिए। अब ब्रैकेट यहां हटाने का वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं कि ब्रैकेट कैसे हटता है। 2√2 + 5√3। वैसे तो संख्याओं को सोल्व करने पर हटेगा, लेकिन यहां संख्याएं सोल्व नहीं हो सकती, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यही होगा। हमने ब्रैकेट हटा दिया, इसको सोल्व करके लिख दिया, प्लस की जगह प्लस। अब इसको भी सॉल्व करके लिखें, लेकिन ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये खुद एज इट इज ऐसा का ऐसा, तो हम उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये लीजिए, ये √2 - 3√3। आपने क्या देखा, ब्रैकेट सिंपली हट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, अगर दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर माइनस होगा तो फर्क पड़ेगा। अभी देखेंगे इसके बाद हम माइनस करके भी कि क्या फर्क पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, सजातीय पदों को एक साथ लिख लेंगे। जैसे ये 2√2 और ये √2 दोनों सजातीय पद हैं, इसलिए इन दोनों पदों को हम एक साथ लिख लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने लिखा 2√2 और प्लस का √2, इनको मैंने एक साथ लिख लिया। अब मैं √3 और इस √3 यानी कि 5√3 और 3√3 को भी एक साथ लिख लेता हूं। ये प्लस का है इसलिए मैंने प्लस लगाया। ये लीजिए 5√3, ये का है माइनस का, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया माइनस लगा के। क्लियर?
अब मुझे इनको सॉल्व करना है, तो ये √3 हमने एक जगह कर लिए और ये 2√2 और √2 हमने एक जगह कर लिए, यानी अब इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो करते हैं इन दोनों को सॉल्व। 2√2 प्लस √2 कितना हुआ? अभी आपने देखा था कि 2√2 में अगर एक √2 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 3√2। क्लियर? प्लस की जगह प्लस आएगा या माइनस, अभी पता लगता है। यह है 5√3 और यह है 3√3। इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा कि दोनों को घटाना होगा। 5√3 में से 3√3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि 2√3 हमारे पास बचेगा। तो हमने लिख दिया 2√3। चिन्ह काहे का आएगा? बड़ी संख्या का। दोनों में से बड़ा कौन? 5√3, इसलिए 5√3 का चिन्ह प्लस यहां आ जाएगा और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया किसका? इन दोनों संख्याओं के योगफल का, यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल हमें मिल गया। इस सवाल का सॉल्यूशन ये है। क्लियर? अब हम इसे माइनस करके भी देखते हैं कि क्या होता है। ये प्लस की जगह मैं लिख देता हूं माइनस, और अब आप देखिए क्या फर्क पड़ता है ब्रैकेट खोलने और बंद करने का। 2√2 एज इट इज प्लस 5√3, क्योंकि आप जानते हैं इनको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व तो इनको भी नहीं कर सकते, लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट हटाते वक्त अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए ये मैंने लिखा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? √2 प्लस माइनस माइनस का, यानी कि प्लस माइनस माइनस आया इस वजह से। क्लियर है? अब ये माइनस और ये माइनस जब गुणा होगा तो क्या मिलेगा? प्लस 3√3। बदल गया ना चिन्ह, इसलिए ये फर्क पड़ता है कब? जब बाहर माइनस हो। इसलिए डरिए माइनस से, थोड़ा सा डर के, मतलब सोच समझ के चलना है। डरने की तो क्या बात है, इससे सोच समझ के चलना है कि जब भी माइनस हो थोड़ा सावधानी से। अब हम देखते हैं कि ये √2 है और ये √2 है, सजातीय पदों को साथ साथ कर लें। तो ये लीजिए, ये 2√2 और ये का है -√2। ये मैं एक साथ लिख लेता हूं और अब मैं लिखता हूं 5√3 को, जो कि प्लस का है, और ये है प्लस का 3√3। इन दोनों को मैं एक साथ सॉल्व कर लेता हूं, इसीलिए ब्रैकेट लगाया मैंने ताकि ये एक साथ हो, ये एक साथ दिखे। 2√2 में से √2 गया तो क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा 2√2 में से 1√2 गया तो 1√2 बच गया, यानी कि √2। अब यहां क्या देख रहा हूं कि 5√3 प्लस का और 3√3 भी प्लस का, दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों को जोड़ना होगा। 5 और 3 8, यानी कितना हो गया? 8√3। तो ये प्लस का 8√3 और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्योंकि आप जानते हैं दोनों ही सजातीय पद नहीं है, इसलिए मैं इन्हें आगे सॉल्व नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के जोड़ और घटाव करते हैं। और लीजिए एग्जाम्पल और समझिए कि कैसे अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है। तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। आप ये संख्या देख रहे हैं, इसे जोड़ने पर हम क्या लिखेंगे? हम इसे जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसे जोड़ेंगे तो यही आंसर है, क्योंकि हमने प्लस करके लिख दिया तो यही इसका जोड़ना हो गया। ऐसी संख्या को आगे हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसमें कोई भी पद सजातीय नहीं है। क्लियर? अगर मुझे मिलता है √2 प्लस 3√5 प्लस 7√2, तो इसे जोड़ के क्या लिखूंगा? क्लियर है कि इसमें √2 है और इसमें भी √2 है, तो मैं इन दोनों सजातीय पदों को एक साथ जोड़ के जरूर लिख सकता हूं, लेकिन इसका कुछ नहीं कर सकता। तो ये साइड में ऐसे ही लटकता रहेगा, आ जाएगा, और इन दोनों को मैं जोड़ के लिख दूंगा। तो 7√2 और √2 कितना हो गया? ये 1√2 है, तो 1√2 और 7√2 कितना हुआ भाई? 8√2 और प्लस 3√5 एज इट इज आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर, यानी जोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गया होगा आपके अब तक। तो अब हम लेते हैं गुणा और भाग। आपने देखा था कि √2 को अगर मैं √2 से गुणा करता हूं तो मुझे 2 मिलता है। √3 को अगर मैं √3 से गुणा करता हूं तो मुझे 3 मिलता है। अगर मैं √2 को गुणा करता हूं 3√5 से तो मुझे क्या मिलेगा? इस चीज को समझिए। अब आप जब भी रूट वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, यानी अपरिमेय संख्याओं को हम गुणा करते हैं, तो देखिए बाहर वाली संख्या बाहर वाली संख्या से गुणा होगी और अंदर वाली संख्या अंदर वाली संख्या से गुणा होगी। √2 और √5 आपस में गुणा होगा। 3 किससे गुणा होगा? √2 के गुणा में आप जानते हो 1 तो हर संख्या के गुणा में होता है, इसलिए 3 एकम 3, और √5 और √2 को गुणा करूंगा तो 2 पंजे 10, ये काय में आएगा? रूट में। इस तरह से संख्याएं गुणा होंगी। और लीजिए 5√7 गुणा 3√2,
यानी यहां हम सजातीय पद नहीं देखेंगे, सजातीय पद हमें केवल जोड़ने और घटाने में ही देखना है। तो √7 और √2 ये दोनों तो अंदर के अंदर गुणा हो जाएंगे और बाहर वाली संख्या से, तो 5 3 15 और √7 को √2 से गुणा करूंगा तो रूट में क्या आएगा, 7 दूनी 14। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर, समझ में आया कैसे गुणा होगा। और देखिए अगर मैं गुणा करता हूं 3√5 को 7√5 से, आपने देखा कि यहां मैंने सजातीय पद लिया है, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। 5 को √5 से गुणा करूंगा, √5 को √5 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 5, और 7 को 3 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 21, और ये दोनों भी तो आपस में गुणा हो रहे हैं। 7 या 21 गुणा √5 को √5 से गुणा करने पर 5 मिला। अब मैं इन दोनों को फिर से गुणा कर दूंगा, 21 पंजे 105। इस तरह से मुझे फाइनल आंसर 105 मिलेगा। क्लियर है। और देखना है, देखिए 2√3 गुणा 5√3, इनको गुणा करेंगे कैसे। 2 को 5 से गुणा करूंगा तो 2 पंजे 10, और इनका भी गुणा करके मुझे यहां लिखना है, तो √3 को √3 से गुणा करूंगा तो मुझे मिल रहा है 3। ये भी आपस में गुणा होगा, और 3 ढाई 30। क्लियर। इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। माइनस का 5√7 गुणा 2√7, तो मुझे क्या मिलेगा 2 पंजे 10, ये 10 का मिलेगा, प्लस माइनस माइनस का, और गुणा में इन दोनों का गुणनफल भी लिखना होगा। √7 को √7 से गुणा करने पर मुझे 7 मिलेगा, और फाइनल आंसर मुझे 7 ढाई 70, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 70 मिलेगा। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको गुणा समझ में आ गया होगा। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं भाग का भी। 8√15 में हम भाग देते हैं 2√5 का, तो देखिए कैसे देंगे। 8√15 है हमारे पास, और बटे में 2√5। आप जानते हैं जिसका भाग देना होता है उसे हम बटे में हर के रूप में लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 2 और 8 तो आपका कट रहा है। क्लियर है। 2 का भाग 8 में 4 बार जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन √5 का भाग √15 में, क्योंकि √5 का पहाड़ा थोड़े ही आता है, नहीं आता ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इस √15 को इसके गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। देखिए ऐसे, ये 8 और ये √15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15, और बटे में ये है आपका 2√5। अब आप जानते हैं क्या कि इस √5 से इस √5 को काट सकता हूं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या है, इन सबको हम गुणा के रूप में लिखते हैं। 8 गुणा √3 गुणा √5। कुछ समझ में आया आपके मैंने क्या किया। यहां भी लिख देता हूं 2√5 गुणा के रूप में, और यहां आपने देखा कि रूट के अंदर 3 गुणा 5 है, तो मैं इनको ऐसे अलग अलग लिख सकता हूं। अभी मैं आपको ये प्रॉपर्टीज बता दूंगा कि क्या होती है। अभी आप ये समझ लीजिए कि √3 गुणा 5 लिखा हुआ है, तो मैं उसे अलग अलग √3 गुणा √5 भी लिख सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम √3 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, रूट के अंदर 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। अभी आपने किया था कि नहीं किया था, किया था ना, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए अब आपका सवाल हो गया आसान। इस √5 से आप इस √5 को कट कर सकते हैं, और 2 एकम 2 और 2 चौक 8। फाइनल हमारे पास क्या बचा, 4√3, और बटे में कुछ नहीं, क्योंकि 1 एकम 1, यानी कि 1 ही बचता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया, 4√3। और एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसे ढंग से। ये देखिए, अब क्या करें हम इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 7√21 बटे 14√35। आप जानते हैं कि 7 और 14 कटेगा आपस में, तो ठीक है, पहले गुणा के रूप में लिखते हैं। 21 और 35 कटते हुए दिख रहे हैं। 21 और 35 में आप देखिए कि 7 का भाग 21 में भी जाएगा और 7 का भाग 35 में भी जाएगा, तो हम इनको इनके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, ताकि जिनको कटना हो वो कट पिट के अपना हिसाब बराबर कर ले। तो लिखते हैं 7 गुणा √, 7 या 21 होता है, इसलिए इसको 7 × 3 लिख सकते हैं ना हम। इसी प्रकार से यहां भी लिखिए 14 गुणा 5 × 35, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 7 × 5। अब इनको फिर से एक बार और गुणा के रूप में लिख दीजिए। आप चाहें तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख सकते हैं। 7 गुणा, इसको लिखेंगे √7 गुणा √3। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे 14 गुणा √7 गुणा √5।
अब आप देखिए √7 से √7 कट हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ये दो ढंग से लिख दूं, ये लीजिए 7 दूनी 14। अब और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो फाइनल मेरा आंसर क्या होगा, यहां तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, 1 है और ये √3 है, तो 1 को √3 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, √3, और बटे में यहां क्या मिलेगा, 2 को √5 से गुणा कीजिए, 2 एकम 2 √5, यानी कि 2 √5। ये मेरा फाइनल आंसर यहां मिलेगा। क्लियर है? यानी कि भाग देना भी कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को जोड़ कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।